Good afternoon, everyone. So, love to see so many students today. 1 minute, camera थोड़ा गंदा है. So, I think कुछ बच्चों ने आज भी ज्वाइन किया है. सो आई रिक्वेस्ट देम जो हम लेक्चर्स 2-3 कर चुके हैं वो उनको रिवाइज करें. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दे कैन आस्क, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी हैं इससे पहले भी. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कुछ समझ में नहीं आएगा जो कि बिल्कुल हो सकता है ना आए. फर्स्ट लेक्चर वाज वेरी इजी जो फिटनेस पे हमने पढ़ा था. सेकंड लेक्चर जब से एनाटॉमी स्टार्ट हुई है दैट इज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं. तो थोड़ी सेल्फ स्टडी चाहिए इसमें और थोड़ी रिपीट स्टडी चाहिए ताकि आप बार बार चीजों को पढ़ो. सो हम इस स्लाइड पे हमने लास्ट वीक खत्म किया था, तो यहीं से दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं जहां पर हम आई थिंक बेसिक इनॉटमी का मीनिंग और कुछ बेसिक मूवमेंट्स वगैरह देख चुके थे. अब हम मूविंग टुवर्ड्स सेल्स, मसल्स पढ़ेंगे आज हम, फिर हम बोन्स पढ़ेंगे, फिर हम एक स्केलेटन, बेसिक स्केलेटन कैसा दिखता है, क्या क्या नेम्स हमें पता होने चाहिए वो पढ़ेंगे. उसके बाद मसल्स आएंगे, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मसल्स होते हैं बॉडी के अंदर, 2-3 तरह के, वो पढ़ेंगे. और टाइप 1 फाइबर, टाइप 2 फाइबर, वो सब आगे, और फिर मसल्स के नेम. तो ये 1-2 दिन में हमारा लेक्चर इस तरह से चलेगा. सो थोड़ा सा पीछे से शुरू कर लेते हैं कि हम मसल्स के बारे में पढ़ रहे थे. और आई थिंक सबसे ज्यादा हम इंटरेस्टेड भी इसी चीज में हैं, क्योंकि एज अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हमारे पास जो क्लाइंट्स आएंगे, चाहे वो फैट लॉस वाले हैं चाहे वो मसल गेन वाले हैं, वो बेचारे भोले होते हैं. वो तो आके यही बोलेंगे आपको सर बॉडी बनानी है या फैट लॉस करना है, लेकिन हमें एज अ ट्रेनर पता ही होता है कि हमने मेनली उनके बॉडी कॉम्पोजिशन पे काम करना है, चाहे कैसा भी क्लाइंट हो. तो बॉडी कॉम्पोजिशन इज कि हमारी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज फैट, वन इज मसल. सो हमने उनका जितना हो सके जो बॉडी कॉम्पोजिशन है ये इंप्रूव करना है, मतलब मसल मास इंक्रीज करना है और जो फैट मास है उसको नीचे लेके जाना है. इन एनी केस यही करना होता है हमने, चाहे हम किसी को फैट लॉस करा रहे हैं चाहे मसल गेन करा रहे हैं. तरीके अलग अलग हो सकते हैं और रेट ऑफ ग्रोथ अलग अलग हो सकता है गोल के हिसाब से. जब फैट लॉस गोल है तो थोड़ा फैट लॉस फोकस वर्कआउट्स, फैट लॉस फोकस न्यूट्रिशन होता है. जब मसल लॉस मसल गेन गोल होता है थोड़ा उस तरह का न्यूट्रिशन होता है. वर्कआउट्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. लेकिन सो मसल्स का, हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं 650 और समथिंग, उनका ओरिजिन है, एक इंसर्शन है. सो हर मसल एक जगह से शुरू हो रहा है और एक जगह पे जाके फिर अटैच हो रहा है. और हम कोई भी मूवमेंट पकड़ लें एक्सरसाइज की, हमेशा हमारा जो ओरिजिन है वो फिक्स रहता है और जो इंसर्शन है वो मूव करता है. ठीक है. अब चाहे इस चीज का पता आपको आज लगा है, लेकिन आप आज तक जितने भी आप वर्कआउट्स कर रहे थे जिम के अंदर, चाहे आप आर्म्स लगा रहे हो, कार्ब्स लगा रहे हो, चेस्ट लगा रहे हो, कुछ भी, बॉडी हमारी डिजाइन ही ऐसे हुई है कि जो इंसर्शन है वो रीजन के पास मूव करता है. और लास्ट टाइम मैंने आपको एक विजुअल एग्जांपल दिया था आर्म्स का, कि अगर हम बाइसेप मसल को देखें तो बाइसेप मसल का एग्जांपल लेने का कारण ये है कि मैं बाइसेप मसल आपको सबसे क्लियरली दिखा सकता हूँ मूव होता हुआ. होता हर एक मसल है मूव. ठीक है. तो अगर बाइसेप मसल यहाँ से शुरू है और यहाँ अटैच है तो ये मूव. अब ओरिजिन ये है, ठीक है, इंसर्शन ये है. आप देखोगे बाइसेप मसल यहां से पीछे की तरफ आता है, यहां से इधर को तो नहीं जा रहा ना, इधर से पीछे मूव करता है हमेशा. तो मेरा जो इंसर्शन है वो ओरिजिन के पास मूव करता है. ऐसे ही एक बड़ा अच्छा विजुअल एग्जांपल होता है काव्स का. काव्स में भी जब आप लगाते हो, सपोज आप स्टैंडिंग काव्स लगा रहे हो, तो काव्स भी देखो यहाँ पर हमारे पास एक नीचे मैंने पिक भी दी हुई है. तो इसमें भी आप देखोगे तो बिल्कुल हमारी नी के पीछे से इसका ओरिजिन होता है. तो काव्स में हमारे पास 2 मसल्स हैं. मसल्स हम एंड में जाके डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी अभी के लिए हमें सिर्फ काव्स के 2 मसल होते हैं, गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस. तो अगर इसको आपको विजुअली याद रखना है तो गैस्ट्रोनीमियस मसल जो हमें दिखता है बाहर, बड़ा सा जो डब्ल्यू बना होता है, अगर आप किसी की बहुत अच्छी काफ डेवलपमेंट देखोगे आपको दिखेगा प्रॉपर एक, जब वो लगा रहे हैं काफ्स तो प्रॉपर आपको एक पीछे डब्ल्यू बना दिखता है. दैट इज द गैस्ट्रोनीमियस मसल और उसी में ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा होता है. सोलियस उसके नीचे होता है. तो वहां पर एज सच कुछ ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं है, बट यस इट्स अ मसल, इट शुड बी ट्रेन्ड. सो जब आप सीटेड कार्ब्स लगाते हो तो सोलियस ट्रेन होता है, जब आप स्टैंडिंग कार्ब्स लगाते हो तो गैस्ट्रोनीमियस ट्रेन होता है. और हमें दोनों ही लगाने हैं, ये नहीं कि सोलियस को नहीं लगाना. ठीक है. तो उसमें क्या होता है जब हम काफ लगाते हैं, जैसे मैं इसको फ्लेक्स कर रहा हूं, जब आप काफ्स लगाओगे तो आप देखोगे आपका काफ नीचे से उठ के ऊपर की तरफ जाता है.
तो इंसर्शन ओरिजिन के पास मूव कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी है कि हम जब मसल्स मूव करते हैं अपने ओरिजिन के पास, इसमें इसमें कुछ एक्सेप्शन जरूर होती हैं कि कई बार ये इंटरचेंज हो जाता है कुछ कुछ केस में, जहां ओरिजिन मूव कर जाता है और इंसर्शन फिक्स रहता है। जैसे कि हमारा ट्रेपीजियस मसल है, वहां पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वहां पर हमारा ओरिजिन मूव करता है और इंसर्शन फिक्स रहता है। तो ट्रेपीजियस मसल, ट्रैप्स, ये जो पीछे वाला, ये जो हम ये वाला मसल जो होता है, ये ऐसे पूरा पीछे जाता है। एंड उसके बाद हमने स्टडी किया था कि जो ये था ओरिजिन एंड इंसर्शन, ठीक है। इसके बाद है बेली। सो बेली इज अगेन बाइसेप का एग्जांपल। तो बाइसेप में जो ये चीज है मेरा, दिस इज द मसल बेली, ठीक है। जो चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये फ्लैशी पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये है चेस्ट है, काव्स है, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो मसल, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल, उसको बोला जाता है मसल बेली, ठीक है। अब इसकी ये है, बाइसेप की है, ट्राइसेप की है। टेंडन, टेंडन हमारे मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, और ये कोई कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट नहीं है। ये सिर्फ एक बड़े ही सॉलिड सा, आप इसको एक तरह की तार या धागा, थ्रेड, बहुत स्ट्रॉन्ग मान सकते हो टेंडन को। जैसे सपोज ये मेरा चेस्ट मसल है, तो चेस्ट मसल का चलो ओरिजिन ये, इंसर्शन ये, अब मैं बोल रहा हूँ ओरिजिन ये, इंसर्शन ये, यानी कि ये मसल यहाँ पे जाके अटैच हो रहा है। तो वो अटैच कौन कर रहा है? टेंडन, मेरे मसल को। अब जो ये वाली हड्डी है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। तो यहाँ पर एक इतना चौड़ा सा एक पार्ट होता है जहां पे जाके वो अटैच हो जाता है टेंडन। तभी हम जब चेस्ट, आर्म्स, आप देखोगे कि आपने अगर कोई भी चेस्ट की एक्सरसाइज लगानी है, आप आर्म्स मूव करते हो, राइट, क्योंकि वो यहाँ अटैच है, ठीक है। तो और सेम अगेन इंसर्शन रीजन के पास हर एक्सरसाइज में मूव भी करेगा। तो आपने देखा होगा कई बार कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो टेंडन टूटते भी हैं। तो यहाँ पर बाइसेप का भी है टेंडन, तो वो टूट जाता है कई बार, ठीक है। आपने देखा होगा कोई बाइसेप लगा रहा है, बड़ा हैवी, प्रीचर गर्ल पे बहुत हैवी कर रहा है, या कोई भी आपने वीडियो देखी होगी हैवी लिफ्टिंग के दौरान, वो जब टूटता है तो मसल ऐसे एकदम से इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जब चेस्ट का टूटेगा तो चेस्ट भी एकदम से इकट्ठी हो जाएगी। तो इसलिए जिम में कहा जाता है कि ईगो लिफ्टिंग और टाइम के साथ ग्रो करना चाहिए। ज्यादा जल्दी हैवी उठाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता ही है कि मसल्स थोड़े जल्दी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, टेंडन है, लिगामेंट्स हैं। अब टेंडन इज जो मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है, और लिगामेंट इज जो बोन को बोन से जोड़ता है। अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ थ्रेड, धागा, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो इसको, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मान लो ये हमारी चार्जर की तारें होती है मोटी मोटी, तो उस तरह का आप मान लो बहुत स्ट्रांग। तो ऐसे ही टेंडन भी होता है, लिगामेंट भी होता है। तो लिगामेंट जो करता है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। और कमिंग बैक टू द पॉइंट, होता ही है कि मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो थोड़ी तेजी से बढ़ती है रिगार्डिंग टू जो हमारी स्ट्रेंथ इन टिश्यूज में होती है। इन टिश्यूज की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा, ये ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रांग नहीं होते टाइम के साथ, बिल्कुल ये भी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन हम आगे चल के कुछ कारण पढ़ेंगे कि क्यों ये थोड़ा धीरे स्ट्रांग होते हैं, और सेम स्पीड से स्ट्रांग नहीं होते जिस स्पीड से मसल होते हैं। क्योंकि ये स्पीड, सेम स्पीड से स्ट्रांग नहीं हो रहे, तो कई बार क्या होता है कि इंजरी कैसे हो जाती है कि मसल में ताकत है वेट को लिफ्ट करने की, इसलिए हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टेंडन इतना स्ट्रांग नहीं था। तो अगर आपने ज्यादा हाथ खोल दिया, ज्यादा जरूरत से ज्यादा वेट उठाया, तो टेंडन जो है वो स्नैप कर जाता है। जैसे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप रिलेट करना, जब आप वर्कआउट करोगे उनमें आप ऑटोमेटिकली हल्की सी एल्बो बेंड रखते हो। हालांकि उस एक्सरसाइज में एल्बो सीधी भी रखी जा सकती है, और वो ज्यादा सही तरीका है उस एक्सरसाइज को लगाने का। लेकिन एल्बो बेंड रखने का कारण यही होता है कि कनेक्टिव टिश्यू पे लोड ना आए, ठीक है। जैसे मान लो आप पैक डेक लगा रहे हो, ठीक है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में अपने पूछा था कि अगर किसी को नाम से एक्सरसाइज नहीं समझ में आती, वो इतना फ्रेशर है, तो मुझे बताए। तो अभी तक तो हमारे पास कोई मैसेज आया नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज का नाम लेता हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको समझ में आ जाता है मैं किस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। तो पेक्डेक एक एक्सरसाइज होती है चेस्ट की, जो एक मशीन होती है, इस तरह से हम लगाते हैं। तो अब उसमें क्या होता है, उसमें जर्नली हम एल्बो हल्की सी सॉफ्ट या बेंड रखते हैं, ठीक है। एल्बो, ठीक है, हम हल्की सी बेंड रखते हैं, ऐसा नहीं है आप सीधी नहीं रख सकते। जब आप आगे लेके आ रहे हो, द राइट एंड द एग्जैक्ट वे इज आप बिल्कुल सीधी लेके आओ चाहे आगे, लेकिन वो हल्का सा बेंड रखने का जो पर्पस है वो यही है कि यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू है इस पे लोड ना आए,
ठीक है, क्योंकि अगर वो वेट लाइट है 20 30 और सब्जेक्टिवली जो भी आपके लिए लाइट है, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। बट सपोज अगर आप थोड़ा हैवी लिफ्ट कर रहे हो, आप उस पर 70 तक जा रहे हो, तो मेरे लिए 70 इज हैवी। हैवी मतलब 8 से 10 रैप। तो वहां तक जाके अगर मैं बाजू सीधी करूंगा, देर आर चांसेस कि स्नैप तो नहीं हो सकता, लेकिन लोड आएगा। और मुझे हो सकता है अगले दिन में भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो उस एरिया में, थोड़ी इन्फ्लेमेशन हो जाए, थोड़ी पेन हो अगले दिन बाजू को सीधा करने में। इट डिपेंड्स। तो इसलिए भी हम, ठीक है, हम एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है अमनदीप। और उसमें आपने अब करना क्या है, जब हम आपको लिस्ट देंगे उन बेसिक एक्सरसाइजेस की, तो आपने जो आपको नहीं समझ में आएगी वो अपने जिम में किसी ट्रेनर से पूछ लो, या फिर आप गूगल कर सकते हो कि नाम से आपको याद होना शुरू हो कि जब मैं कोई नाम ले रहा हूं तो वो कौन सी एक्सरसाइज होती है। और इन द लॉन्ग रन आपको वैसे भी पता होना चाहिए नाम से एक्सरसाइजेस को, क्योंकि आपने आगे जाके वर्कआउट शेड्यूल्स बनाने हैं, क्लाइंट्स को एक्सरसाइज लिख के देनी है, बतानी है डेली बेसिस पे। तो इसीलिए नाम से एक्सरसाइजेस पता होनी जरूरी है। इसलिए हम आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर देंगे बेसिक। देखो एक्सरसाइजेस तो ट्राइसेप की ढूंढनी शुरू करोगे, चेस्ट की ढूंढनी शुरू करोगे तो 100 मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हम मेन जो यूज होती हैं 99% जो इफेक्टिव हैं वो मैं लिख के भेज दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे वर्कआउट प्लान्स हैं, उसमें वो एक्सरसाइजेस डली हुई हैं। अब आपने करना ये है कि आप उस एक्सरसाइज को या तो किसी ट्रेनर की हेल्प लेके या फिर गूगल की हेल्प लेके देख सकते हो। नाम सीधा वो एज इट इज नाम आप गूगल पे डालो और उसको सर्च कर लो कि ये एक्सरसाइज किस तरह से परफॉर्म करी जाती है। आने वाले टाइम में प्रो अल्टीमेट की अपनी एक ऐप आ रही है, और आई थिंक बहुत जल्दी। और उस ऐप के अंदर हमने ये सारी एक्सरसाइजेस डाली हुई हैं, क्योंकि उस ऐप की ये एक फीचर है कि आप डायरेक्टली वहां से अपने क्लाइंट को वर्कआउट कार्ड असाइन कर सकते हो। तो वहीं से जब आप असाइन करोगे तो आपको एक्सरसाइजेस भी सिलेक्ट करनी है कि आप अपने क्लाइंट को कौन सी देना चाहते हो। तो वहां से भी आप, वहां पर भी हमने छोटी छोटी वीडियोस डाली हुई हैं कि जो आप एक्सरसाइज सिलेक्ट करोगे या आपके क्लाइंट्स को आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वहीं से देख पाएगा 2 3 रेप्स कि अच्छा ये एक्सरसाइज इस तरह से परफॉर्म करी जाती है। तो आने वाले टाइम में वहां से भी देख सकते हो, बट फॉर द टाइम बिंग आप गूगल कर सकते हो। सो ये था ओरिजिन, इंसर्शन, बेली, टेंडन, कार्टिलेज। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए एज ए ट्रेनर जानना इज इनफ। इसको ज्यादा डेप्थ में खोदने की हमें कोई जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बेली किसको कहा जाता है, टेंडन किसको कहा जाता है, कार्टिलेज किसको कहा जाता है, लिगामेंट किसको कहा जाता है। पता होना इज सफिशिएंट फॉर यू। आगे चल के हम और डिटेल में बताता जाऊंगा आपको, बस पिक करते जाना। ठीक है, हो सकता है वो चीज स्लाइड में ना हो। सो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम बोन्स पे। तो जब हम एनाटॉमी बोलते हैं तो बेसिकली हम बोन्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो मूव कर रही हैं वो बोन्स कर रही हैं, ठीक है, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ मसल्स। सो बोन्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो बोन हमारा 1/3 ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जैसे मैं कार्टिलेज को भी कनेक्टिव टिश्यू बोल रहा हूँ, मैं टेंडन को भी कनेक्टिव टिश्यू बोल रहा हूँ, तो लिगामेंट इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। मतलब जो चीजें आपकी बॉडी को अटैचमेंट्स दे रही हैं, बॉडी को जोड़ के रख रही हैं, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन एक बहुत बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है। आप सोचो हमारा पूरा स्केलेटन, आपने कभी ना कोई पिक तो देखी होगी स्केलेटन की। आप उसको इमेजिन करके देखो, पूरा हड्डियों का एक ढांचा होता है और पूरी हड्डियां एक दूसरे से ऐसे जुड़ी होती हैं। इट्स अ बिग कनेक्टिव टिश्यू जिसने हमारे को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है। हम, मेरा एक स्ट्रक्चर है, आप लोगों का एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर क्यों है, कैसे है? क्योंकि उसके नीचे एक पूरा हड्डियों का स्केलेटन है, ढांचा है। तो बोन्स 1/3 ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स की वजह से ही हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है। एंड ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा सबका स्ट्रक्चर ड्यू टू लिम्ब लेंथ, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू अपर लिम्स, लोअर लिम्स की जो हमारी हड्डियों की हाइट है वो लंबी छोटी वो हो सकती है। अपर बॉडी, लोअर बॉडी की हाइट भी, किसी का टॉर्सो लंबा हो सकता है, लेग्स छोटी हो सकती हैं, कोई बिल्कुल प्रोपोर्शनेट हो सकता है। तो वो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। तो 1/3 ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू है। और ये एक ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू है। जो इसमें दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं हड्डियों के अंदर, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। सो जो ऑर्गेनिक है वो इसको टफ भी बनाता है। तो जब मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेनली कोलाजिन की। तो हड्डियों के अंदर कोलाजिन होता है। कोलाजिन को ज्यादा डिटेल में वैसे प्रोटीन के, सॉरी, न्यूट्रिशन के लेक्चर में हम पढ़ाते हैं, बट थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो कोलाजिन वैसे तो काफी तरह का होता है कोलाजिन बॉडी के अंदर। इसको आप सबसे अबंडेंट प्रोटीन मान सकते हो। ये हड्डियों के अंदर भी है, स्किन के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन भी है। तो हड्डियों के अंदर ये हमें, ये बॉडी, जो हमारी हड्डियां हैं उसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कोलाजन।
और स्किन के अंदर अगर आप कोलाजन की बात करते हो तो स्किन के अंदर ये आपने इसको जैसे सुना भी होगा, इसको प्रमोट करते हैं स्किन की हेल्थ के लिए, रिंकल फ्री होने के लिए। बट मेनली इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी टू योर स्किन। जैसे मान लो जब हमारी हम फैट लॉस करते हैं तो हमारी स्किन जो है वो वापस रिट्रैक्ट होती है ना, वापस पीछे जाती है। तो ये एक तरह का प्रोटीन है हमारी स्किन के अंदर, इलास्टिन। तो ये उसको ये करेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है कि स्किन वापस पीछे अटैच हो पाए। ठीक है। सो कोलाजन इज वन ऑफ द प्रोटीन। सो हड्डियों के अंदर भी पाया जा रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारी हड्डियों को। और हमारी जो हड्डियां हैं ये फ्लेक्सिबल हैं, साथ के साथ ये टफ भी हैं। और ये इतनी स्ट्रांग है कि इनकी फोर्सेस को हम टेंसाइल फोर्सेस से भी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब जैसे यू कैन कंपेयर योर बोन्स विद आयरन एंड स्टील। स्पेसिफिकली जो हमारी फीमर होती है, मतलब फीमर होती है हमारी थाई वाली हड्डी। ठीक है। वो इतनी स्ट्रांग मानी जाती है, मतलब बहुत स्ट्रांग। आप बहुत कम सुनोगे कि किसी की थाई की हड्डी टूटी हो, बहुत कम। ठीक है। बहुत ही मेजर एक्सीडेंट है, बहुत ही मेजर डायरेक्ट ब्लो है वहां पे तो वो टूट सकती है, नहीं तो वो बहुत एक स्ट्रांग हड्डी होती है हमारी। ऐसे ही ओवरऑल भी जो हमारी हड्डियां हैं वो बहुत स्ट्रांग है। एट द सेम टाइम वो रिजिड नहीं है बिल्कुल भी, वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है। और जो रिमेनिंग 1/2 है वो इनऑर्गेनिक है। सो इनऑर्गेनिक मेनली कैल्शियम, जो हमें पता ही होता है बचपन से कि हड्डियों में कैल्शियम है। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम मेनली हमारी बॉडीज को वो हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो मेनली इनऑर्गेनिक पार्ट इज कैल्शियम फॉस्फेट, वो उसको हार्ड बना रहा है, सख्त बना रहा है, रिजिड, यानी कि वो ज्यादा मूव नहीं कर सकती। ठीक है। और जो हम इतना फोर्स देते हैं अपनी बॉडी के ऊपर जब हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, 120 kg की बेंच प्रेस, 150 kg की स्क्वाट, 200 kg की लेग प्रेस, आपको क्या लगता है कि वो सारा लोड क्या आपके मसल्स उठा रहे होते हैं? नो। उस मसल्स बिल्कुल उठा रहे हैं, लेकिन हड्डियों का भी उतना ही जान लग रही है, कनेक्टिव टिश्यू भी बीच में यूज हो रहा है। तो जब जैसे जैसे हम मसल्स को ग्रो करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बॉडी में सिर्फ मसल्स ही ग्रो होते हैं, वो सिर्फ ये है कि विजुअली हमें दिखते हैं इसलिए हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। साथ साथ आपकी हड्डियां भी उतनी ही स्ट्रांग हो रही हैं। तो हड्डियों में इज बोन मिनरल डेंसिटी, ये सारे मिनरल जो अपने आगे देख पा रहे हो ये सारे हमारी हड्डियों में पाए जाते हैं। तभी हड्डियों को एक तरह से मिनरल रिजर्वायर भी बोला जाता है। ठीक है। मतलब कि खदान, मिनरल्स की खदान। ठीक है। तो मेनली तो ऑब्वियसली यहाँ कैल्शियम है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोटाशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कार्बोनेट है, फॉस्फेट है। तो ये जो हड्डियों को स्ट्रांग बना रहे हैं, रिजिड बना रहे हैं चीजें, वो सारी जो है बॉडी में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंडर आती है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में मेनली हमारे पास 33% कोलाजिन है, जो हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारी हड्डियों को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारा मिनरल रिजर्वायर भी हम इसको बोल सकते हैं हड्डियों को। तो हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है जो है आर कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन हार्डनेस के साथ साथ क्योंकि इसमें हमने पढ़ा इनऑर्गेनिक कंटेंट भी है, दैट इज कोलाजिन, सो इट्स अ वेरी मच अ लिविंग टिश्यू। तो लिविंग टिश्यू होने की वजह से ये ग्रोथ के पैटर्न भी शो करती है हड्डियां। ऑब्वियसली ग्रोथ से मेरा मतलब अब हाइट वाली बढ़ने से नहीं है, क्योंकि दैट इज समथिंग जो 20-21 साल तक रुक जाता है। तो जब तक हम हड्डियों की ग्रोथ की बात करते हैं, दैट इज जब तक ग्रोथ प्लेट्स हमारी ओपन है। ठीक है। तो जब तक हमारी हड्डियां ग्रो कर सकती हैं, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 20-21 ग्रोथ प्लेट्स डिफ्यूज हो जाती हैं और उसके बाद हाइट नहीं बढ़ सकती। ठीक है। और जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि जिम करने से हाइट रुक जाती है, तो जिम करने से हाइट वाइट नहीं रुकती। ठीक है। जिसकी जितनी जीन्स में हाइट है, 6 फुट, 6 फुट 2, 6 फुट 3 4, वो उसको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो 13 साल की उम्र से बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दे, वेट उठाना शुरू कर दे। क्योंकि हाइट डिपेंड्स ऑन जीन्स, योर पेरेंट्स एंड ग्रोथ रेट्स। हाँ, ये चीज आई कहाँ से है? क्योंकि अगर वर्कआउट करते टाइम आपकी ग्रोथ प्लेट में फ्रैक्चर आ जाए तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन वहां पर भी फ्रैक्चर आना इतना आसान नहीं है। ठीक है। तो अगर किसी की सुपरविजन के अंडर कोई ट्रेनिंग कर रहा है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे आजकल वेट लिफ्टिंग करते हैं अच्छे लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे। तो ऐसा तो नहीं है उनकी हाइट रुक जाएगी। आप अपने सामने न्यूमरस एग्जांपल्स देख सकते हो, आसपास भी देख सकते हो, या ऐसे बॉडी बिल्डर्स सोच सकते हो जिन्होंने 20-20 साल बॉडी बिल्डिंग करी है, 13-13 14-14 साल की उम्र से स्टार्ट करके 6-6 फुट के हैं, 5 फुट 11 इंच हैं। तो आपकी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितनी मैंने आपको चीजें बताई हैं, आप एज इट इज, अगर आपके सामने कोई क्लाइंट आता है और आपसे इस चीज पे बहस करता है, तो आप एज इट इज ये लाइनें उनको बोल सकते हो। ठीक है। तो जो बोन्स हैं वो वेरी मच लिविंग टिश्यू। ठीक है। इनमें फ्रैक्चर भी आएगा, ये हील भी होती हैं, इनमें
जो ये टर्नओवर है कैल्शियम का, ये लगातार चलता रहता है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप बॉडी को बाहर से कैल्शियम दे रहे हो, वेल एंड गुड। अगर बॉडी को बाहर से कैल्शियम नहीं मिल रहा और तो बॉडी हड्डियों से यूज करती है। ठीक है, विच इज नॉट कि ये कोई गलत चीज है। एक्चुअली में भगवान ने वहां कैल्शियम रखा ही इसीलिए है कि हम बॉडी को अगर नीड है वो यूज कर पाए। दिक्कत तब आती है जब ये टर्नओवर जो है कैल्शियम का ये नेगेटिव जाना शुरू हो जाए। मतलब कि यूज ज्यादा कर रही है बॉडी कैल्शियम बहुत, वो किसी क्लिनिकल रीजन की वजह से भी हो सकता है, या फिर बिल्कुल ही आपकी डाइट में कहीं से भी कैल्शियम नहीं मिल रहा बॉडी को, इसलिए हड्डियों का कैल्शियम इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि बोन्स अब ब्रिटल होनी शुरू हो गई। ठीक है। तो नेक्स्ट इज दे आर हाईली वस्कुलर, और ये कैल्शियम का कंटेंट कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, हमें पता नहीं लगता। ठीक है। और इनमें ग्रोथ भी देखने को मिलती है, और इनमें डिजीजेज भी हो सकती हैं। और ये जैसा कि हमें पता ही है कि फ्रैक्चर, अगर आप में से कभी किसी को हुआ है तो आपको पूरा एहसास होगा जब हड्डी टूटती है तो दर्द कितना होता है, फिर वो हड्डी जुड़ती कैसे है। सो ऑब्वियसली जो प्रोसेस हम सभी ने देखा है, अगर हड्डी टूटती है वी गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर उसको अपनी सही जगह पे लेके आता है। ठीक है, चाहे स्क्रूज की हेल्प से लेके आए, चाहे प्लेट की हेल्प से लेके आए, फिर वो हड्डी खुद से हील होती है। ठीक है। हाँ, उस टाइम डॉक्टर आपको ये बोल सकता है कि आपने थोड़ा मे बी कुछ सूप्स बोल दिए जाते हैं देसी भाषा में, जैसे खरोड़ों का सूप वगैरह पियो, या कुछ कैल्शियम की टैबलेट्स दी जा सकती हैं। बट दैट इज सम, यू कैन ट्रीट इट एज अ मल्टीविटामिन टाइप थिंग। हड्डी जुड़ती खुद से ही है। ठीक है, वो कैल्शियम खुद ही बॉडी रिलीज करेगी और खुद ही जोड़ेगी। तभी ये कहा जाता है कि हड्डी सही जगह पे सेट होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर वो गलत जुड़ गई, ठीक है, तो आई हैव सीन इंसिडेंट्स इन माय फैमिली कि वो हड्डी गलत जुड़ी और दोबारा से उस हड्डी को फिर इंटेंशनली काटना पड़ा उसको सही तरह जोड़ने के लिए। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ऐसी कोई चीज, कोई मेजर, वैसे तो किसी के साथ ऐसा ना हो, बट अगर कभी होता है तो गो टू अ वेरी गुड डॉक्टर। उस टाइम पे बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि सस्ते के पास चले गए, नॉर्मल एक क्लिनिक में चले गए, या यू नो कोई बेकार सा सरकारी हॉस्पिटल था वहां चले गए। तो उस टाइम पे कंजूसी नहीं, क्योंकि अगर वो हड्डी गलत जुड़ी तो आपको दिक्कत आएगी, और फिर फर्दर वो दिक्कत बढ़ भी सकती है बहुत ज्यादा। इसलिए अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, नहीं तो फिर बाद में इंटेंशनली उस हड्डी को काटना पड़ेगा दोबारा सही जगह पे लाने के लिए। ठीक है। अब जो बोन्स हैं, इसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने याद रखनी है, चलो ये तो पता है, काइंड ऑफ अ बेसिक टू इंटरमीडिएट चीजें थी जो मैंने आपको बताई कि हड्डियां हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे जो बॉडी को, और वेरी मच लिविंग टिश्यू, इसमें कैल्शियम है। ये सब चीजें काइंड ऑफ नॉर्मल है, लेकिन बोन्स के अंदर एक ऐसी चीज है जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है। ठीक है। अब बोन मैरो, आपने शायद ये वर्ड सुना होगा पहले किसी ने, और अगर नहीं सुना तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो बोन मैरो हमारी हड्डियों के अंदर ही पाया जाता है। मेनली आप इसे ऐसे मान सकते हो कि यहाँ पर आपकी बॉडी की फैक्ट्री है जो हर तरह के सेल्स बनाती है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब सोचो ये सेल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स मेनली ऑक्सीजन डिलीवरी का काम करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो प्लेटलेट्स, ठीक है, जो हमारे डेंगू वेंगू के टाइम कम हो जाते हैं, आई थिंक जो 1.5 लाख से नीचे नहीं जाने चाहिए अगर हम हेल्दी रेंज की बात करें, तो 2 लाख तक भी होते हैं कईयों के। आई थिंक इसकी अपर लिमिट 3.5 लाख से 4 लाख कुछ होती है। बट जर्नली जो ये हेल्दी पाए जाते हैं 2 लाख तक पाए जाते हैं बॉडी के अंदर। और मेनली प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लीडिंग वगैरह को रोकना। ठीक है। तो अब सोच के देखो कि हड्डियां कितनी ज्यादा जरूरी हैं और कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो निभा रही हैं। तो बोन मैरो एक सॉफ्ट, आप इसको इमेजिन कर सकते हो, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी सा टिश्यू होता है जो सेंटर ऑफ बोन्स में है। और मेरे से एक बार एक बच्चे ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैंने ऐसे कह दिया लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते कि ये ना लॉन्ग बोन्स में होता है। अब लॉन्ग बोन्स कहाँ कहाँ है? लॉन्ग तो सिर्फ आप मान सकते हो, चलो ह्यूमरस को मान लो, फीमर को मान लो लॉन्ग। तो वो मुझे कहता है कि सर अगर किसी की बाजू नहीं है, हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके ना दोनों हाथ है ना दोनों टांगे हैं, तो फिर उनकी वो जिंदा कैसे हैं? उनकी बॉडी में रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड और ये प्लेटलेट्स वगैरह कहाँ बन रहे हैं? तो मैंने उसे समझाया था, मैंने कहा सिर्फ यही नहीं बनते कि सिर्फ लॉन्ग बोन्स में ही बनते हैं, लॉन्ग बोन्स में भी बनते हैं बट ऐसा नहीं है। हिप बोन में भी बनते हैं, शोल्डर बोन्स में भी बनते हैं, स्पाइन में भी बनता है, रिब में भी बनता है, तो सिर्फ लॉन्ग बोन्स में ही नहीं बनता। ठीक है, बोन मैरो जो होता है। ठीक है। तो इसलिए ये हमारा बहुत ही
क्रूशियल कंपोनेंट है बॉडी का, और ये ब्लड सेल की फैक्ट्री है एक तरह से। जैसे मैं आपको तीन तरह की सेल्स बता रहा हूँ, उसकी ये फैक्ट्री है, प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल्स को, व्हाइट ब्लड सेल को, प्लेटलेट्स को। और बोन मैरो जो है ये दो तरह का होता है, रेड एंड येलो। तो रेड तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मेनली रेड ब्लड सेल्स वगैरह प्रोड्यूस करेगा। जो येलो है, और रेड सबको पता भी होता है, मतलब सबको तो नहीं मैं कह सकता, बट काइंड ऑफ पता होता है लोगों को। तो दूसरा होता है येलो बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो मेनली स्टोर करता है फैटी टिश्यू को। ठीक है, तो ये था बोन मैरो। और ऑब्वियसली आपने सुना भी होगा कि स्टेम सेल थेरेपी होती है एक, या कईयों को बोन मैरो में कैंसर भी हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हमें फिर डोनर ढूंढना पड़ता है सेम। ऑब्वियसली उसमें थोड़ी टेक्निकल चीजें होंगी, अब वो तो मुझे नहीं पता, बट काइंड ऑफ अ सेम डोनर। उसकी बहुत तरह की सिमिलैरिटी देखी जा सकती है, मे बी ट्विन ब्रदर, मे बी रियल सिस्टर, मदर, और यहाँ से मतलब कहीं से भी वो उठाते हैं बोन मैरो को, फिर उसका उनका बोन मैरो को चेंज करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। और बोन मैरो जो है इसमें स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल्स ही हैं जो मेनली फैक्ट्री हैं टू प्रोड्यूस न्यू ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो इसीलिए जो हड्डियों के अंदर ये बोन मैरो है, ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसके बाद जो फंक्शन हम कुछ पढ़ भी चुके हैं कि हमारी बॉडी को एक शेप मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस जो है हमारी हड्डियां झेलती हैं। ठीक है, देखो, हड्डी और मसल, तो अगर किसी की बॉडी में मसल काफी अच्छे अमाउंट में है, तो उसकी हड्डियों पे उतना ही कम जोर पड़ता है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में भी आप सोच सकते हो, और लिफ्टिंग के टाइम तो है ही है। अगर किसी की बॉडी पे मसल मास कम है ड्यू टू एज, मान लो 60 के प्लस चला गया वो, तो एज एज रिलेटेड जो मसल डिजनरेशन है, मसल लॉस है, वो तो होना ही होना है। ठीक है, या जनरली उसकी बॉडी पे मसल मास कम है, तो लोअर बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि फिर जो सारा लोड है ना, वो सारा जॉइंट्स पे रहता है। मसल्स तो है ही नहीं बॉडी में, मसल स्ट्रांग है ही नहीं। तो जब मसल स्ट्रांग नहीं है, तो सारा लोड हड्डियों पे है। स्पेसिफिकली उनको दिक्कत बहुत आती है जो लोग काफी मोटे होते हैं, उनको नीज में इशू क्यों आता है? क्योंकि मसल मास कम है और बॉडी का वेट बहुत ज्यादा है। तो ये जितना भी लोड बेयरिंग जॉइंट है हमारे, यहाँ पेन रहनी शुरू हो जाती है, लोअर बैक में पेन रहेगी, नीज में पेन रहेगी। आपने सुना होगा जो लोग ओवरवेट होते हैं उनको यहाँ पेन होती है, वो ओवरवेट होने की वजह से हो रही है, और क्योंकि मसल मास बहुत कम है इस वजह से। तो दो, ये दो रीजन होते हैं। एक और चीज जो बोन्स हमें प्रोवाइड करती हैं इज सरफेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अ, अगर हमारा मसल टेंडन है, तो टेंडन हमारे मसल को बोन से अटैच कर रहा है। तो आप इमेजिन करो, एक तरफ से ये मान लो ये मसल है और ये हड्डी है, तो बीच में हमारा टेंडन है। तो यहाँ से वो टेंडन अटैच हुआ मसल के साथ, यहाँ जाके वो अटैच होगा बोन के ऊपर। तो बोन उसको एक सरफेस प्रोवाइड कर रही है, टेंडन को अपने पे मतलब क्या बोल सकते हो उसको, अपने ऐसे अटैच करने के लिए सरफेस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो सरफेस जो है वो हमें हमारे मसल्स को, टेंडन्स को, लिगामेंट्स को, बोन्स प्रोवाइड करती हैं टू अटैच थ्रू टेंडन्स, लिगामेंट्स। एंड जो हमारा स्कल है, ये जो खोपड़ी है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम है, जो हमने सारा पढ़ा था, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। सो स्पाइनल कॉर्ड मेनली जो हमारी बॉडी में सिग्नलिंग नर्व्स, इसका काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। तो उसके बाद है थ्रेसिक। सो थ्रेसिक एरिया जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स। तो थ्रेसिक पे यहाँ बात हो रही है थोरेसिक केज की, जिसे हम इजी भाषा में रिब केज भी बोल देते हैं। तो रिब केज के पीछे आप जो जो हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक है, लिवर है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज जो है वो हमारी हेल्प करता है। तो ये हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही हैं जो बोन्स हैं। और जो बोन्स हैं, इसमें 97% ऑफ द बॉडीज कैल्शियम एंड फास्फोरस है। बोन मैरो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया ऑलरेडी। एंड इसके बाद है अब एक बेसिक स्केलेटन की डायग्राम। सो नाम और भी काफी हो सकते हैं, बट हमने बिल्कुल बेसिक जो आप याद रख सकते हो, और वो हमने आपको बताए हैं। और इसको याद रखने का सबसे सही तरीका है, इसको रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो नहीं याद होगा। इसका, इस पिक का आप एक प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है, और अपने घर पे किसी ऐसी जगह पे लगा सकते हो जहां आपकी डेली, डेली आपने वहां जैसे दिन में 4 बार 5 बार देखना ही है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपकी वार्डरोब है, अलमीरा है, जहाँ जो आप डेली खोलते हो टू चेंज कपड़ों के लिए।
या आपके घर में कोई ऐसी वॉल है, आपके रूम में कोई ऐसी वॉल है जहां पे आपका बार बार ध्यान जाता है, तो वो बेस्ट तरीका होता है ऐसी चीजों को याद रखने का। क्योंकि आपको ना धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो डायग्राम है ये विजुअली आपके दिमाग में छप जाएगी। तो आपको वैसे ही याद आ जाएगा कि यार वो डायग्राम मुझे ऐसे आंखें बंद करके अगर आप याद करोगे ना, मुझे पता है सबसे ऊपर जो था वो यहाँ पर जो था वो क्रेनियम लिखा हुआ था। तो आप रट्टा नहीं मारोगे कि हाँ मुझे पता है ये क्रेनियम होता है। नो, वो आपको डायग्राम आपके दिमाग में ऐसे छप जाएगी पूरी की पूरी। और मसल्स को याद करने का भी यही तरीका है। जब मसल्स के नाम आते हैं तो वो तो काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक एक को रटना शुरू करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। उसकी एक प्रिंट आउट लो क्लियर सा, ठीक है, और उसको किसी ऐसी जगह पे लगाओ, सेम थिंग। और उसको डेली, जब आप उसको डेली देखोगे डेली देखोगे डेली देखोगे, आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें दिमाग में रिटेन होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तरीका होता है कि चीजों को रटना नहीं है, चीजों को इम्प्रेशन बना के याद कर लो। फिर धीरे धीरे आपको वैसे भी याद होना शुरू हो जाएगा। और कोशिश करो जब आप कर लेते हो सीपीटी कोर्स कंप्लीट अपना, तो जितनी चीजें हम पढ़ते हैं स्पेसिफिकली इन एनाटॉमी, मसल्स, टेंडन, इनको अपनी डेली लाइफ में जब आप क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहे हो, इन चीजों को क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करो। उनको बताओ कि सर इसको ये बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है। बोर नहीं करना ज्यादा किसी क्लाइंट को, सिर्फ एक्सरसाइज करते करते ही उनको समझाना है। उससे एक तो आपके नंबर बनते हैं, उसको पता लगता है कि ये एक सर्टिफाइड ट्रेनर है, ठीक है। दूसरा, आपकी एक रिवीजन होती रहती है, नहीं तो आप भूल जाओगे, ये सब भूल जाओगे, आप मसल के नाम भी भूल जाओगे। कई तो मैंने बच्चे बाद में देखे हैं इंटरव्यू के टाइम टेंडन लिगामेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। पता होता है उनको कि हाँ टेंडन कुछ ऐसा होता है, लिगामेंट ये करता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अच्छा टेंडन मसल को बोन से कनेक्ट करता है, लिगामेंट बोन को बोन से। वो उल्टा बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी भी उस चीज को समझ के करने की कोशिश नहीं करी, बस एक बार याद किया तो उसके बाद भूल गए, और उसको कभी डेली लाइफ में यूज नहीं किया क्लाइंट्स के साथ, या फर्दर जब आर्टिकल्स नहीं पढ़े उस चीज पे, तो वो चीज दिमाग में बैठी नहीं। तो इसलिए इसको इस तरह से याद करना। इनको एक बार मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। सो क्रेनियम इज बिल्कुल ये चीज जो होती है हमारी, उसको फोरहेड भी बोल देते हैं हम। और मैंडिबल इज दिस, जिसको हम ठुड्डी कह देते हैं, तो दिस इज मैंडिबल। इसके थोड़ा सा नीचे हम आते हैं, यहाँ क्लेविकल होता है, तो क्लेविकल को जनरल इजी भाषा में आई थिंक ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज क्लेविकल। और पीछे की तरफ हमारे पास ऐसे फैन शेप्ड दो हड्डियां सी होती हैं, ट्रायंगुलर सी, स्कैपुला। तो स्कैपुला आप उनका देख सकते हो, जो थोड़े ज्यादा ही स्किनी होते हैं, और जब वो पुशअप्स लगाते हैं, तो अगर आप उनको पीछे से देखोगे, ठीक है, और वो अगर बेयर बॉडी लगा रहे हैं, तो आपको पीछे से उनका स्कैपुला दिख जाएगा, ठीक है। तो जो बहुत स्किनी से होते हैं ना, उनका स्कैपुला नजर आ जाता है पीछे से। तो दैट इज द स्कैपुला। उसके बाद ये वाली हड्डी का नाम मैंने काफी बार लिया है वैसे, ह्यूमरस, ठीक है। और इसके नीचे हमारे पास होती है रेडियस एंड अल्ना। तो ह्यूमरस आप कैसे याद रख सकते हो? देखो, किसी चीज को याद रखने का एक तरीका होता है कि आप उसके साथ किसी चीज को रिलेट करके रखो, किसी इजी चीज को। तो मैं कैसे करता हूँ याद, जैसे मैं बड़ा कंफ्यूज होता था ह्यूमरस और फीमर में। तो मैंने ह्यूमरस को कैसे याद किया, मैंने कहा देखो ह्यूमरस एच से शुरू हो रहा है वर्ड, एच, इंग्लिश का लेटर एच। और यहाँ हैंड, ठीक है, तो ये भी एच से ही शुरू हो रहा है। हो गया याद। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। हाथ और ये, तो हैंड तो कभी नहीं भूलूंगा मैं। हैंड तो बड़ा सिंपल शब्द है, हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हैंड। हैंड शुरू हो रहा है एच से, ह्यूमरस शुरू हो रहा है एच से, तो मैं उसके बाद में कभी भूला ही नहीं, कभी मुझे कंफ्यूजन हुई ही नहीं कि दिस इज द ह्यूमरस। क्योंकि मैंने वो रिलेट कर लिया कि दोनों एच से नाम शुरू हो रहे हैं और मेरी आर्म्स के पार्ट हैं, ठीक है। तो कभी नहीं भूलते हैं वो चीज, ठीक है। ऐसी फीमर, फीमर एफ से शुरू होता है, ठीक है। और अगर आप इसको याद रखना है तो ये आपकी लोअर बॉडी में है। और फीम यानी कि फुट, फुट अगर आप देखो, फुट याद रख लो, फीट याद रख लो, वो भी एफ से शुरू हो रहा है। तो दोनों एफ एफ सेम हो गए, ठीक है। तो फीमर, फुट, कभी नहीं भूलेगा। रट्टा मारने की कोशिश करोगे भूल जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगी कि पता नहीं नीचे वाला ह्यूमरस था, पता नहीं ऊपर वाला ह्यूमर था। तो इसलिए इस तरह से आप याद रख सकते हो। ये तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है किसी को ऐसे याद हो जाए, आप अपने तरीके भी निकाल सकते हो। तो रेडियस एंड अल्ना को हमने कैसे याद रखना? अब इन नाम ना इस इन दोनों नाम को याद तो किसी तरह से मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये टर्म्स हैं। जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, तो हम नाम एज इट इज ही याद करते हैं एक दूसरे के, हम उसको चेंज करके याद तो नहीं करते। तो ये भी हमारी हड्डियों के नाम है, टर्मिनोलॉजी है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिन्होंने इन चीजों को स्टडी किया उन्होंने इसको दे दिया है, अब हम इसको ऐसे ही याद करें। सो रेडियस एंड अल्ना को हम याद रखते हैं। इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि रेडियस किस साइड है और अल्ना किस साइड है, ठीक है। लेकिन उसको याद कैसे रख सकते हो? ऐसे हाथ से, ठीक है। तो जो रेडियस है वो थंब वाली साइड होती है, रेडियस या रेडियल, ठीक है। और अल्ना इस साइड होती है, ठीक है। इस यहाँ पर वो भी आता है उसके बाद, जब हम
हमने जो पहले पढ़ लिया है वैसे रेडियल फ्लेक्शन, अल्नर फ्लेक्शन वो भी आता है। ठीक है, तो रेडियल अल्ना को आप ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए तो बीच वाली हड्डी, उसको स्टर्नम बोला जाता है। रिब्स आप सभी को पता होगा, रिब्स। इसके बाद थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है जब हम हिप हिप वाले एरिया पे बात करते हैं कि यहाँ इलियम है, सैक्रम है, प्यूबिस है, यू हैव इशियम। इसको थोड़ा सा आपको रट्टा मार लो, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा याद। मतलब क्योंकि ये इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल है इन नामों को। क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा तो आई थिंक आप वैसे याद नहीं रख पाओगे। जैसे मैंने कैसे याद रखा हुआ है कि चलो, जो इलियम है मैंने ऐसा रखा हुआ, वो सबसे बड़ी हड्डी दिखती है इसके अंदर। अगर मैं पिक देख रहा हूँ तो मैंने वो इमेज अपने अंदर रखी हुई कि अच्छा पहले वो वाली इलियम आती है, फिर उसके बाद फिर सैक्रम आता है, फिर प्यूबिस आता है, फिर इशियम आता है। तो और ऑर्डर में याद कर लो इसको कि सबसे में बड़ा क्या है, फिर उसके सेंटर में क्या है, फिर उसके नीचे क्या है, फिर सबसे नीचे क्या है। इस तरह से याद करोगे तो याद हो जाएगा। या फिर जैसे चीजों को याद रखने का एक और तरीका भी होता है, स्पेशली जब आपने ऑर्डर में याद करना है। तो जैसे इसमें आ रहा है ISPNI, तो इसके जो आगे के लेटर हैं इनिशियल्स, आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे किसी भी चीज की एब्रीविएशन होती है। ठीक है, हम फुल फॉर्म्स पढ़ते हैं जैसे चीजों की, तो आप वो फर्स्ट इनिशियल्स उठा के वहां से वर्ड्स को याद रख सकते हो। आपको पता है कि जब हम हिप बोन, चलो आप ऑर्डर में भी याद मत रखो, कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि यहाँ ऑर्डर क्या है। ठीक है, आपसे आप सिर्फ ये पूछा गया कि मुझे जो हिप जॉइंट होता है उसकी हड्डियों के नाम बताओ। ठीक है, तो आप सिर्फ आपको ये पता है कि आपने इस तरह से याद किया हुआ है कि ISPI या आई ऐसे करके आप अपना इनिशियल रख लो। जब आप वो फर्स्ट लेटर्स याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है S से सैक्रम है, I से इलियम है, ठीक है, P से प्यूबिस है, दूसरे I से इशियम है। और धीरे धीरे आपको वो खुद ही इमेजिन, मतलब पिक्चर से याद होना शुरू हो जाता है कि सबसे नीचे इशियम होता है, देन वी हैव प्यूबिस, हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, एंड वी हैव इलियम, वी हैव सैक्रम। तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह से जैसे मैंने समझाया याद कर सकते हो। इसके बाद अगर हम हैंड्स पे आते हैं तो हमारे पास कार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं, फ्लेंजेस होती हैं। ठीक है, सो कार्पल्स दिस, ठीक है, यहाँ पर इस चीज पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हड्डियां होती हैं ये जो दिखती हैं हमें यहाँ, ये मेटाकार्पल, और बिल्कुल जो ये वाली हड्डियां हैं आगे वाली, इसे फ्लेंजेस बोला जाता है। नीचे फीमर है, उसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद जो हमारी घुटना होता है, ठीक है, जिसको नी कैप भी बोल देते हैं हम, उसको हम वैसे टर्मिनोलॉजी में पटेला बोलते हैं। पटेला वर्ड आगे भी आएगा जब हम इंजरीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके नीचे हमारे पास टिबिया एंड फिबुला है। अब इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि टिबिया छोटी वाली हड्डी है या फिबुला छोटी वाली हड्डी है। सो टिबिया जो है वो मोटी वाली हड्डी है, और फिबुला काइंड ऑफ अ सपोर्टिंग बोन है। अब इसमें आ, एक चीज है कि अगर आपकी किसी वश फिबुला टूटती है, ठीक है, तो एक डॉक्टर की मैं यहाँ चीज कोट कर रहा हूँ, ये मेरी कोटेशन नहीं है। ठीक है, मेरा ही कोई बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, और मेजरली उसकी लेग पे इम्पैक्ट आया था, तो उसकी फिबुला टूटी थी। ठीक है, तो ये डॉक्टर की वर्डिंग थी कि कोई बात नहीं, फिबुला चल जाती है, अगर टिबिया को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह की उसने मुझे वर्डिंग बताई कि डॉक्टर ने कहा है कि वो चल जाती है। ठीक है, उसको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं। सो मे बी इट्स करेक्ट, मे बी इट्स नॉट, बट ये मुझे उसने बताया था कि उसे डॉक्टर ने ये चीज बोली। ठीक है, सो अगर हम वैसे भी देखें तो टीबिया इज अ मच बिगर, मच स्ट्रॉन्गर बोन। ठीक है, फिबुला ऐसा तो नहीं है कि बॉडी में कोई रोल प्ले नहीं कर रही होगी, बट मे बी केस टू केस डिपेंड करता है। उसके केस में डॉक्टर ने बोला होगा कि नहीं छेड़ते अभी इसे, क्योंकि मेनली जो उसकी इंजरी हुई थी उसके वो फुट पैर ज्यादा उसका क्रश हुआ था। तो मे भी उस वजह से हो कि डॉक्टर को उसके पैर का भी ज्यादा फिक्र हो, उधर वो अभी डिले कर सकते हैं। ठीक है, सो पैरों पे अगर हम आ जाते हैं, जैसे हमारे पास कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस हैं, यहाँ हमारे पास टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस हैं। सो बिल्कुल जो आगे वाली उंगलियां हैं जिसको हम उंगलियां बोलते हैं, वो तो दोनों की फ्लेंजेस ही हैं, चाहे वो हाथ है चाहे वो पैर है। ठीक है, जो हाथ है उसकी जो ये वाली हड्डियां हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको मेटाकार्पल बोला जा रहा है। और सेम जब आप अगर वही चीज आप पैर में इमेजिन करो, जहां हम लेसिस टाई करते हैं, उसको मेटाटार्सल ऑलमोस्ट बोला जा रहा है। और उसके ऊपर बिल्कुल जहां से ऑलमोस्ट हमारा पैर मूव करता है उसको टार्सल बोला जाता है। तो इस तरह से आपने ये सारी हड्डियां याद करनी है।
फिर भी मैं आपको इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि आप किन चीजों को याद रखो। देखो, क्रेनियम मैंडिबल आगे चल के यूज नहीं होने वाला, ठीक है। जो हड्डियां यूज करोगे आप मेनली, ठीक है, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, स्टेर्नम, रिब्स, ये मेनली आप आगे चल के पढ़ोगे, मेनली आगे चल के प्रैक्टिकली यूज करोगे डेली लाइफ में ये वर्ड्स। इन्हीं से रिलेटेड, जैसे पटेला से रिलेटेड इंजरी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंजरीज भी हम पढ़ते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं, ये कुछ ऐसे स्केलेटन के पार्ट्स हैं जो रियल लाइफ में आगे यूज होंगे, आप आगे चल के भी इन वर्ड्स को यूज करोगे, तो इनकी नॉलेज रखनी, इनको याद रखना इज ज्यादा जरूरी। क्रेनियम मैंडिबल ठीक है, पता है, गुड, कोई आपसे पूछने नहीं लगा, ठीक है, आगे चल के इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिकली एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, लेकिन मैं आप प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊं तो वहां आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्लेविकल पता होना चाहिए, क्लेविकल कहाँ होती है, स्कैपुला पता होना चाहिए कहाँ होता है, ह्यूमरस पता होना, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मसल से भी डायरेक्टली रिलेट करती हैं। अब इनकी तो हम कोई ट्रेनिंग नहीं करते ना, क्रेनियम और मैंडिबल की, लेकिन अगर मैं ह्यूमरस की बात करूँ तो डायरेक्टली हमारे मसल्स, जो आर्म्स के मसल हैं, उससे वो डायरेक्टली रिलेट करती है चीज। अगर मैं क्वाड्रिसेप्स की बात करूँ, उसके नीचे फीमर है, डायरेक्टली रिलेट करते हैं हम उस चीज से। तो वो चीजें याद होनी ज्यादा जरूरी, इसलिए इनको याद मेनली याद रखना। और बाकी ठीक है, सारा याद रख दो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। पर जैसे टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस, ओके, याद है, अच्छी बात है, नहीं रहा कोई बात नहीं, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरव्यू, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। वहां पर ये अगर आपने जाके बोल दिया, देखो मेरे पास जब कोई इंटरव्यू देने आता है, तो मेरा सीधा सा हिसाब है कि अगर आपने मुझे कहा मैंने कोर्स किया हुआ है, तो वैसा इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आपने मुझे बोला कि सर मैंने कोर्स नहीं किया हुआ, तो वैसा इंटरव्यू लिया जाता है। तो मैं जबरदस्ती किसी को यहाँ वो नहीं करता बिठा के कि हाँ तू इंटरव्यू देने आया, मैं तेरे को खींचूंगा। अगर आपने लिख दिया अपने रिज्यूम में, ठीक है, एंड यू हैव योर टेक्निकल राउंड विद मी, तो मैं पक्का आपको इन डेप्थ जाके चीजों को पूछूंगा, ठीक है। और 3-4 क्वेश्चंस में ही क्लियर हो जाता है कि बंदे को आता है कि नहीं आता, कई बार फर्दर जाने की जरूरत ही नहीं होती ज्यादा, ठीक है, फिर इंटरव्यू दूसरी साइड को चला जाता है। बट अगर आपने लिखा हुआ है और आपको नहीं आता, वहीं पर कांटा बच जाता है उस कैंडिडेट पे, ठीक है। या तो लिखो ही मत, अगर नहीं किया हुआ लिखो ही मत, ठीक है। तो उस तरह से इंटरव्यू लिया जाएगा, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ सोच जानी जाएगी, कहाँ तक जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, लर्निंग के लिए कितने इच्छुक हो, अब कोर्स कर लो, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यू शुरू होता है फिर। लेकिन लड़के हमेशा ही गलतियां कर देते हैं इंटरव्यू के टाइम, लिख के चले जाते हैं सीपीटी किया हुआ है, करा होता है लेकिन पढ़ा नहीं होता, ठीक है। रिसेंटली पर मैंने 2 इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं, बहुत अच्छे इंटरव्यूज थे। वन इज, उन्होंने ऑलरेडी हमें ज्वाइन भी किया है, दिव्यांशु, एंड वन इज, एक ट्रेनर है मेरे पास, गुरजीत। वो नाम से ऐसे बंदे देखो याद हो जाते हैं फिर, जिनके इंटरव्यूज बहुत अच्छे जाते हैं, जिनको इन डेप्थ, जिन्होंने लिखा भी है और पढ़ा भी है कि हमने कोर्स किया है तो हम पढ़े भी हैं। कुछ बच्चे कोर्स करते हैं, कुछ क्या मतलब मोस्टली करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, तो वो गलती मेरे साथ मत करना, हमारे साथ मत करना, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको सिखाने के लिए, ठीक है, कि आप सीखो, ताकि आप इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाओ। नहीं तो 5 साल, 6 साल, 10 साल बीत जाएंगे, यू विल नॉट मूव वन स्टेप फ्रॉम द पोजीशन यू हैव टुडे, बिलीव मी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ट्रेनर से शुरुआत करी है, तो आपको ये स्टेप पार करना ही पड़ेगा। देर आर पीपल जिनको नॉलेज नहीं होती, स्किल नहीं होती, बट दे हैव 10 जिम्स ऑल्सो। हमारे साथ भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनका इस फील्ड से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है, बट दे हैव 10 जिम्स, 12 जिम्स। अब उनके पास क्या है, उनके पास लीडरशिप स्किल है लेकिन बहुत तगड़ी, मैनेजमेंट स्किल है बहुत तगड़ी, तो वो उसके दम पे जिम बना रहे हैं। कोई ना कोई स्किल तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिना स्किल के आगे चले जाओ, ठीक है। तो हर हर एक की अपनी जर्नी है, अगर आपने जर्नी यहां से शुरू करी है, तो यहां से शुरू करी है, तो आपको यहीं से पहले अपने आप को प्रूव करते हुए आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, कार्टिलेज। सो मैं कार्टिलेज बार बार बोल रहा था, बट मैंने ज्यादा बताया नहीं, टेंडन लिगामेंट मैंने ज्यादा बताया आपको, मसल टू बोन, बोन टू बोन, रिस्पेक्टिवली।
कार्टिलेज को बिल्कुल अगर आपने इजी याद रखना है कि ये क्या है सर, बस इजी सी भाषा में बता दो, ज्यादा डिटेल में जाओगे तो याद नहीं रहेगा। तो मान लो मेरी ये दो हड्डियां हैं, ठीक है। ये मान लो इधर से एक हड्डी आ रही है, इधर से एक हड्डी आ रही है। इन दोनों के बीच में मैंने घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो, कार्टिलेज डाल दिया, ठीक है, ताकि घिसे ना ये आपस में। दिस इज कार्टिलेज, ठीक है। ये इसका बेसिक सा मीनिंग है। अब डिटेल में देखते हैं ये होता क्या है। हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया कि कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव हो गया ना, एक इधर से चीज आ रही है, एक इधर से चीज आ रही है, उसके बीच में है ये, तो काइंड ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। और ये बना होता है कॉन्ड्रोसाइट्स का, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स का ये बना होता है। और यहाँ पर कार्टिलेज में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखो हमारी बॉडी में अगर हमने किसी भी चीज को हील करना है हमारी बॉडी ने, तो उस एरिया में ब्लड जाना, ऑक्सीजन जाना जरूरी है, तभी वो जगह हील हो सकती है, ठीक है। अगर वहां ब्लड नहीं पहुंच रहा, अगर वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंच रहे, ठीक है। जब ब्लड नहीं पहुंच रहा, हमारी बॉडी में हर जगह न्यूट्रिएंट्स कैसे जा रहे हैं, ब्लड के थ्रू ही जा रहे हैं ना, ठीक है। और ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू ही जा रही है। तो अब कोई ऐसा पार्ट है जहां पर ना तो ऑक्सीजन पहुंच पा रही है, ना ही न्यूट्रिएंट्स पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वहां खून की सप्लाई बहुत कम है, दैट इज कार्टिलेज, ठीक है। अब अगर सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर आप कह रहे हो कि यहाँ ब्लड नहीं है, यहाँ खून की सप्लाई नहीं है, तो फिर ये जिंदा कैसे है बॉडी के अंदर, ये रहता कैसे है? तो इसका अपना एक फूड है, मतलब इसी के पास इसका अपना एक खाना है, जिसको हम म्यूकोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड को आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये पॉलीसैकेराइड वर्ड मेनली हम न्यूट्रिशन में पढ़ाते हैं, तो पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। जैसे मान लो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाते हैं, उसमें हमारे पास मोनोसैकेराइड आता है, मोनो मीन्स वन, डाइसैकेराइड आता है, डाई मीन्स टू, फिर आता है पॉलीसैकेराइड, पॉली मीन्स मैनी, सैकेराइड को आप बिल्कुल इजी ऐसे याद रख सकते हो, चीनी, शुगर, ठीक है। तो ऐसी चीज जो बहुत सारे शुगर के यूनिट से मिलकर बनी है, तो ये इसका अपना खाना है विच इज कॉल्ड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। यहां से ये अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है पूरी जिंदगी। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लड सप्लाई नहीं होती, होती है बट लिमिटेड। और उस लिमिटेड की वजह से ही हमें ये दिक्कत आती है आगे चल के, कि अगर कभी कार्टिलेज खराब हो, कार्टिलेज खिस जाए, कार्टिलेज किसी वजह से एक्सीडेंटल, यू नो, कनेक्टिव टिश्यू आपका ये खराब हो गया है, तो ये दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ इंजरी ना ही आए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बिल्कुल एन ओ नो है कि हाँ होगा ही नहीं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। रीजन वही है क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत कम है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई कम है तो ना तो ऑक्सीजन पहुंच रही है ढंग से, ना ही न्यूट्रिएंट्स पहुंच पा रहे हैं। तो जहां पर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो वो हील कैसे होगी चीज बॉडी के अंदर? उसके पास अपना एक मैट्रिक्स है जहां से वो न्यूट्रिशन ले रहा है अपने आप को सिर्फ जिंदा रखने के लिए। लेकिन वो ऐसी चीज नहीं है कि अगर वहां कोई इंजरी हो गई तो वो उसको ठीक कर लेगा। तो अगर हम इसको बोन से कंपेयर करें तो इट्स मच मोर इलास्टिक, ठीक है। तो मतलब जैसे हड्डी को हम थोड़ा रिजिड बोल रहे हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। आप इस पिक में देख भी पा रहे हो जो वाइट वाइट सा है, दिस इज कार्टिलेज, ठीक है। और आप ये जो रेड देख रहे हो, दिस इज लिगामेंट, ठीक है। ये ऊपर से एक हड्डी आ रही है, मेरे ख्याल से ये नी का एरिया हमने आई थिंक दिखाया हुआ है, नीचे आपकी टिबिया फिबुला है, ऊपर आपकी थाई बोन है, ये आपका कार्टिलेज है, बीच में एक वो जो आप रेड धागे से देख रहे हो, दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट, क्योंकि इसने ऊपर की और नीचे की हड्डी को आपस में ज्वाइंट किया हुआ, ठीक है। ये जो बाहर से एक थ्रेड देख रहे हो आप, दिस इज ऑल्सो योर लिगामेंट, ठीक है। क्योंकि जब हम नी की इंजरीज के बारे में पढ़ेंगे, वहां हम पढ़ेंगे कि जो हमारी जो नी है उसको कैसे हमारे चार लिगामेंट्स ने ऐसे पकड़ा हुआ है एक जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट, कार्टिलेज के फीचर्स काफी बता दिया मैंने आपको कि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है, इसका न्यूट्रिशन इसी के मैट्रिक्स से आ रहा है विच इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। यहाँ नर्व्स भी नहीं है, ठीक है। तो ये इनसेंसिटिव एरिया है बॉडी का, जहां नर्व्स नहीं होती वो इनसेंसिटिव एरिया होता है, ठीक है। तो नर्व्स का काम मेनली बॉडी में क्या है, सिग्नलिंग का काम है, पेन का सिग्नल देना बॉडी को, ठीक है। या दर्द का, किसी भी चीज का सिग्नल ब्रेन तक लेके जाना, वो नर्व्स का काम है, सिग्नलिंग मेनली, ठीक है। तो नर्व्स नहीं है तो फिर ये इनसेंसिटिव भी हो गया। और जैसा मैंने आपको बताया कि आफ्टर इंजरी के बाद ये रीजनरेट नहीं कर सकता। और अगर
किसी वजह से ये कैल्सीफाई हो जाए। तो कैल्सीफिकेशन एक प्रोसेस होता है आपकी बॉडी के अंदर कि वो आपका वो उस एरिया में कैल्शियम डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं और वो एरिया पूरा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो तब क्या होगा, अगर कार्टिलेज कैल्सीफाई होगा तो कॉन्ड्रोसाइट्स डाई हो जाएंगे, मतलब जो उसके सेल्स हैं वो मर जाएंगे, और कार्टिलेज एक बोन लाइक टिश्यू से रिप्लेस हो जाएगा, और फिर पेन भी हो सकता है, मूवमेंट डिग्री ऑफ मूवमेंट भी कम हो सकती है, आपको घर्षण फील हो सकता है। तो दिस इज आफ्टर एनी इंजरी क्या होगा, दिस इज व्हाट विल हैपन, वो कैल्सीफाई हो जाएगा, वहां उसकी जगह एक बोन टाइप चीज ले लेगी। जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक क्लास चलेगी। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। सो वी हैव फाइब्रस जॉइंट्स, वी हैव कार्टिलेजियस जॉइंट्स, वी हैव सिनोवियल जॉइंट्स। सो तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, होते और भी हैं बट हम ये तीन पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे हिंज जॉइंट्स भी होते हैं। सो हिंज जॉइंट बेसिकली हम ये वाले जॉइंट को बोलते हैं, ये हिंज की तरह काम कर रहा है। मतलब जैसे हमारे घर में दरवाजा होता है, दरवाजे के साइड में तीन हिंजेस लगे होते हैं। अब वो दरवाजा हमारे घर में कैसे मूव होता है, या तो ऐसे होता है या ऐसे होता है, ऐसे ऐसे तो नहीं होता, इधर उधर को भी नहीं होगा। तो इसलिए हिंज जॉइंट्स भी होते हैं, तो काफी तरह के जॉइंट्स होते हैं, बट दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी स्टडीड विच इज फाइब्रस, कार्टिलेजियस एंड सिनोवियल। सिनोवियल आर मेन, ठीक है। सो फाइब्रस जॉइंट्स वो हैं जहां हड्डियां, देखो हम जॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं, मतलब कैसे कैसे कहाँ कहाँ हमारी हड्डियां आपस में जुड़ रखी हैं, डिफरेंट तरह से जुड़ा हुआ है भगवान ने हमारी डिफरेंट तरह की बोन्स को, क्योंकि कहीं कहीं हमें डिग्री ऑफ मूवमेंट ज्यादा चाहिए, कहीं हमें डिग्री ऑफ मूवमेंट बहुत कम चाहिए, कहीं सिर्फ दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए हमने एक सील की तरह काम किया हुआ है, तो वो चीजें हैं ये, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट्स, बोन्स जो है वो एक फाइब्रस टिश्यू से ज्वाइंट होती हैं, और या तो ये वाला जो जॉइंट है ये बिल्कुल इमूवेबल होगा, या बहुत ही स्लाइट डिग्री ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करेगा जहां भी ये पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इसका मीनिंग मीनिंग याद रखो। उसके बाद है कार्टिलेजियस जॉइंट। सो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, यहाँ एक वर्ड आ रहा है, मतलब कार्टिलेज, ठीक है। तो बोन्स आर ज्वाइंट बाय कार्टिलेज, कार्टिलेज हम भी पढ़ रहे थे, बोन्स आर ज्वाइंट बाय कार्टिलेज, वही कार्टिलेज है जो जहां ज्वाइंट जो है वो कार्टिलेज दे रहा है उसको, ठीक है, मेनली यहाँ होगा हमारे ये। तो इसके बाद होता है सिनोवियल जॉइंट्स। सिनोवियल जॉइंट्स मोस्ट इवॉल्व टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं और सबसे ज्यादा मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा नी जॉइंट, ठीक है। सो नी जॉइंट में भी होता है हमारा जो सिनोवियल जॉइंट उसको बोला जाता है, जैसे नी जॉइंट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सिनोवियल जॉइंट की, इसे सिनोवियल इवॉल्व टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्यों बोला जाता है इतना ज्यादा। सो फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है, पहला, सूचर्स इन द स्कल। अब देखो जो हमारी स्कल है ना, ये सारी ऐसे एक खोपड़ी नहीं है कि बस ऐसे प्लेन खोपड़ी है, नो, इसके बीच में अ, दरारें सी होती हैं, ठीक है। तो उन दरारों को, वो दरार, आप जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आप देखना यहां से उसका सिर जो है बड़ा सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट, ठीक है। तो धीरे 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 ना, जैसे ये खोपड़ी है तो ये धीरे 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 जुड़ती है, ठीक है। अब जो जुड़ती है वो फाइब्रस ज्वाइंट जो है वो जोड़ता है उसके बीच में से, मतलब आप इसको वो मान लो, जैसे मान लो हमने दो चीजों को जोड़ना है और हमने बीच में फेविक्विक लगा दी, काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे हैं ऐसे दो तीन लाइनें सी हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता अब ऐसे ऐसे हैं, बट इट्स नॉट अ वन पार्ट, ठीक है। यहाँ हमारे कुछ पीस हैं जहाँ फाइब्रस ज्वाइंट है, वो जोड़ने के लिए फाइब्रस ज्वाइंट दिया हुआ भगवान ने। नेक्स्ट रेडियो अल्नर ज्वाइंट होता है हमारा वही यहाँ पर, यहाँ जो हमारे दो हड्डियां हैं इसके बीच में हमारे पास फाइब्रस ज्वाइंट है। उसके बाद पैक एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये हमारे टूथ एंड सॉकेट जहां हमारा दांत घुस रखा है, ठीक है, वहां पर भी हमारे पास फाइब्रस ज्वाइंट है। तो ये फाइब्रस ज्वाइंट्स जहां जहां पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। एक मैंने आपको शुरू में अभी एग्जांपल दिया था कि जो यहाँ से अगर ये मेरी स्टेर्नम है, तो यहाँ से अगर मेरा ये रिबकेज जुड़ा हुआ है स्टेर्नम के साथ, तो वो यहाँ पर जो जॉइंट है जो आप ये ब्लू ब्लू में देख रहे हो सारा, तो दैट इज कार्टिलेज, ठीक है। सो इसको तभी हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के अंडर लेके आते हैं, जो आ, हमारा
रिब केज वाला जो पार्ट है। इसके बाद और कहाँ पाया जाता है, इज इन प्यूबिस। सो नीचे जाके जहाँ हमारी हड्डियां जुड़ती हैं दोनों, ठीक है, वहां पर हमारे पास, जहाँ वो प्यूबिस जाके जुड़ रहा है, वहां पर हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। उसके बाद जो इंटर वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज, जो हमारी स्पाइन हमने पूरी पढ़ी थी, ठीक है, वहां पर जो हमारे वर्टिब्रे थे, वहां पर भी हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है, ठीक। इसके बाद सिनोवियल जॉइंट। सो सिनोवियल जॉइंट सबसे इवॉल्व टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारा बॉल एंड सॉकेट हो गया, हिप हो गया, शोल्डर हो गया, नी होगी, एल्बो। तो जैसे मैंने आपको बोला था, एल्बो हमारा हिंज जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। सो हेयर कम्स हिंज जॉइंट, तो एल्बो इज अ हिंज जॉइंट। हमारा कॉन्डिलियर जॉइंट होता है नी जॉइंट, और बॉल एंड सॉकेट, हिप एंड शोल्डर, सिर्फ ये दो ही हैं। और ये सबसे ज्यादा मोबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी में। अब यहाँ इन्हें सिनोवियल जॉइंट क्यों बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। सो सिनोवियल, ये डायग्राम ना बहुत अच्छी डायग्राम है ये, याद रखने के लिए, और बड़ी क्लैरिटी के साथ इससे समझ में आता है कि कैसे हम चीजों को समझा रहे हैं। व्हाट इज लिगामेंट, व्हाट इज कार्टिलेज, व्हाट इज सिनोवियल, सब कुछ क्लियर हो जाता है इस एक डायग्राम में, बड़ी इजी सी है। और ये तो आपने सुना होगा ना कि ऐसे बोलते हैं कि हड्डियों की ग्रीस खत्म होगी, तो वो जो ग्रीस वर्ड यूज कर रहे हैं, या तेल खत्म हो गया हड्डियों का, या हमारे बुजुर्ग कह देते हैं कि घी खाना चाहिए, थोड़ा बहुत सैचुरेटेड फैट लेना चाहिए, गुड गुड फॉर बोन्स। गलत नहीं कहते, वो सही कहते हैं। वो इसकी बात कर रहे होते हैं। तो सिनोवियल जॉइंट इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एक सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जो प्रोड्यूस करती है सिनोवियल फ्लूइड, ठीक है, तेल। उस तेल का नाम है सिनोवियल फ्लूइड, जो हम देसी भाषा में बोल देते हैं ग्रीस, तेल वगैरह, ठीक है। क्योंकि इन जॉइंट्स को वो चीज चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए, इसलिए भगवान ने वहां पर सिनोवियल मेम्ब्रेन दे रखी है, जो सिनोवियल ऑयल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं इस पिक में, कि ऊपर से एक हड्डी आ रही है, नीचे एक हड्डी है, दोनों हड्डियों को एक लिगामेंट ने जोड़ा हुआ है, कनेक्ट बोन, वन बोन टू अनदर। कार्टिलेज जैसे हमने अर्लियर देखा था, एक एंड जहां खत्म होता है हड्डी का और दूसरी हड्डी शुरू होती है, या जहां दो एंड्स मिलते हैं, वहां पर हमारे पास फ्रिक्शन कम करने के लिए, हड्डी के एंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्टिलेज होता है। उसके बाद हमारे पास सिनोवियल मेम्ब्रेन है, जो सिनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करती है। उसके बाद हमारे पास सिनोवियल फ्लूइड है, जो हमारी हड्डियों को, यू कैन से, जैसे हम मशीन में तेल डालते हैं, तो क्यों डालते हैं, ताकि जहां पर दो मूविंग पार्ट्स हैं वो आपस में घिसे ना, ठीक है। इसलिए हम वही, जनरली मशीन में वही तेल डलता है जहां पर मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो इट्स अ मूविंग पार्ट हैवीली। आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देख लो, नी को देख लो, एल्बो को देख लो, ये बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है। इतने ज्यादा दूसरे नहीं है। अब अगर हम सूचर इन द स्कल कह रहे हैं, तो वो डेली मूव थोड़ी हो रहे हैं। ये यहाँ कार्टिलेजियस जॉइंट है, डेली मूव थोड़ी हो रहा है। प्यूबिस के वहां हमने कार्टिलेजियस जॉइंट पढ़ा, वो डेली मूव थोड़ी हो रहा है। लेकिन ये देखो आप डेली बेसिस पे कितनी मूवमेंट है, नी पर, एल्बो पर कितनी ज्यादा मूवमेंट है, हिप पर, जॉइंट, शोल्डर पर कितनी मूवमेंट है। तो यहाँ पर इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने हमें कुछ फीचर्स जो हैं वो दे रखे हैं। दैट इज मेनली यहाँ पर हमारे पास फ्लूइड है, जो इन चीजों को फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। और अ, जैसे कई बार हम सुनते हैं कि पेन हो रहा है, तो आजकल बहुत मशहूर हो गया कि अच्छा, नी में पेन हो रहा है, पेन होता है तो फिश ऑयल लेना शुरू कर दो। सुना होगा आपने भी, ओमेगा 3 ट्रेनर्स रिकमेंड कर देते हैं। गुड ऑप्शन, बट नॉट द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। अगर लेने से, अगर ओमेगा 3 लेने से, दिस अगेन अ फैट, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इम्प्रूव हुआ, जो होता भी है, इट्स गुड फॉर जॉइंट्स ऑब्वियसली, क्योंकि फैट है उसमें, तो अच्छी बात है। लेकिन हर केस में वो चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि जो बोन्स का दर्द है वो कई कारणों से होता है। वो सिर्फ ये नहीं है कि हाँ बस इसी कारण से होगा, एक कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो इसलिए वो हिट एंड ट्रायल होता है कि अच्छा ओमेगा लेके देख लो, अच्छा ओमेगा से फर्क पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ग्लूकोसामाइन लेके देख लो, क्योंकि ग्लूकोसामाइन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज पे डायरेक्टली काम करता है। तो ग्लूकोसामाइन प्लस कॉन्ड्राइटन करके एक सप्लीमेंट आता है, जो कनेक्टिव टिश्यू के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और रिसर्च भी है इस पे अच्छी खासी। तो वो यूज करके देख लो, उससे कई बार फर्क पड़ जाता है। विटामिन डी, कैल्शियम का इंटेक इंक्रीज करके देख लो, कई बार उससे फर्क पड़ जाता है। सो हिट एंड ट्रायल जो है वो करना पड़ता है। सो 110, 12:10 पे हमने शुरू किया था, तो यहाँ से हम कल करेंगे, और आई थिंक कल ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा, या फिर हम न्यू लेक्चर शुरू करेंगे।
That's it. If someone have any question to anything, he may ask. और एक और चीज, जैसे जब लेक्चर खत्म होता है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, वो यहाँ मैसेज कर सकता है, कुछ भी कर दो, थैंक यू, बाय, सी यू टुमारो, मुझे पता लग जाएगा कि नो दैट आई कैन स्विच ऑफ द क्लास। नहीं तो फिर कोई कुछ आता ही नहीं है तो फिर पता नहीं लगता। मुझे आपका नाम नहीं आ रहा, आईफोन लिखा आ रहा है। आपने लिखा है पहले थैंक यू सर, उसके बाद लिखा आई वांट टू आस्क, सो यू कैन आस्क। अंशुल रेज्ड हैंड। हाँ जी अंशुल, कुछ पूछना है आपने तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, या अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। इफ देर इज ओनली नॉइज इन द जॉइंट नॉट पेन, कोई बात नहीं, नॉइज से डरना नहीं है। अ, अगर सिर्फ नॉइज है, टक टक की आवाज आती है, और वर्कआउट के शुरू में आ रही है, फिर चली जाती है, कभी कभी हुई कभी, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर एक जो नॉइज है वो किसी इंजरी का ही इशारा नहीं होता। हमारे जो जॉइंट्स हैं इनके अंदर कई बार एयर भी होती है। आपने देखा है ना कि पटाखे बजाते हैं टक टक करके इंटेंशनली, ठीक है, व्हाट इज दैट, जॉइंट्स के अंदर ये जो जॉइंट्स हैं, यहाँ एयर है, एयर बबल्स हैं, वो बस्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो जॉइंट्स, हर जहां भी जॉइंट है वहां एयर है। ठीक है, तो कई बार उस वजह से भी आती है आवाज। वो तो जब तक पेन नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दर्द भी है, आवाज भी है, पेन भी है, फिर थोड़ा सा होता है कि हाँ अब देखना पड़ेगा कि ये पेन क्यों होना शुरू हो गया। जब तक आवाज आए कोई दिक्कत नहीं जनरली। और मैंने जो देखा है, कई बार वर्कआउट के शुरू में हमें फील हो रही होती है कि आवाज आ रही है, बट जैसे जैसे हमारा वर्कआउट आगे जाता है, एक दो एक्सरसाइजेस हम कर लेते हैं, बॉडी थोड़ी वार्म अप होती है, थोड़े लुब्रिकेट हो जाते हैं जॉइंट्स, मसल थोड़े लूजन अप हो जाते हैं, आवाज आनी बंद हो जाती है। येलो बोन मैरो इज की, जहां पर फैट, बेसिकली फैटी टिश्यू होता है, उसको हम येलो बोन मैरो जो है वो बोल सकते हैं, विच स्टोर्स योर फैटी टिश्यू। तो और इसका जो पर्पस है वो ये होता है कि इन केस बॉडी रिक्वायर्स, ठीक है, तो बॉडी इस येलो बोन मैरो को, जो जिसमें फैटी टिश्यू स्टोर हुआ हुआ है, उसको भी कन्वर्ट कर सकती है बैक टू रेड बोन मैरो। ठीक है, अगर बॉडी को ज्यादा ब्लड सेल्स की जरूरत पड़े। बुलेट कॉफी, आई बिलीव इसमें शायद घी डाल के पीते हैं कॉफी में। मैंने कभी पी नहीं है, बट मैंने सुनी है। देखो ऑब्वियसली मेरे को नहीं पता, मैंने कभी इस चीज पर रिसर्च नहीं करी कि हाँ ये जॉइंट्स के लिए अच्छी है या नहीं। लेकिन अगर लॉजिकली सोचा जाए तो यस, इट कंटेन्स सैचुरेटेड फैट, एंड सैचुरेटेड फैट इज गुड फॉर जॉइंट्स समहाउ। तो आप यूज कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप पीते हो और अगर आपको रिलीफ आ रहा है। कार्तिक, YHI, यही मसल का एक बार समझा दो प्लीज, कौन से मसल का। टाइप्स ऑफ मसल्स तो हमने अभी स्टडी नहीं किए, वो तो आगे आएंगे अभी। वो ये स्लाइड है जो आपके सामने खुली हुई है, वो तो मैंने बताई ही नहीं है अभी, वो कल पढ़ेंगे। ये होते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स जो आप स्लाइड देख रहे हो, कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटल। तो मेनली जो हम टाइप 1 टाइप 2 की बात करते हैं वो स्केलेटल मसल में आ जाते हैं। ठीक है, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ऐसे फिर आज ही थोड़ी पढ़ाऊंगा। तो सी यू टुमारो, और कल हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे, देन विल स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर। ठीक है, दैट इज कार्डियो रेगुलेशंस। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर, और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि कार्डियो हम जनरली इग्नोर करते हैं। जब हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है,
तब डेफिनेटली हम कार्डियो ऐड करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कार्डियो करना कितना जरूरी है। क्योंकि कार्डियो को जनरली हम सिर्फ फैट लॉस से अटैच करके देखते हैं कि मैंने कौन सा फैट लॉस करना है, मैंने तो मसल गेन करना है, मुझे कोई जरूरत नहीं है कार्डियो करने की। तो वो जो हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है, वो उस लेक्चर के बाद दूर हो जाती है कि नहीं, कार्डियो कितना जरूरी है बॉडी के लिए। तो सी यू टुमारो। मुझे वो चार, ठीक है ठीक है, हम सेंड कर देंगे, हम ग्रुप में ही करेंगे तो सबके लिए हो जाएगा वो। तो सी यू टुमारो, बाय।